हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश प्रधान और प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स या इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, कूलॉम्स लॉ। लेकिन कूलॉम्स लॉ से पहले एक छोटी सी चीज़ और हमको जानना है, जो ये है कि किसी बॉडी को हम आखिर इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के लिए किसी बॉडी को दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ कंडक्शन और दूसरा होता है मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो दो मेथड हो गए, कंडक्शन और इंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि आप एक बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, आपको दोनों को क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है, टच कराना होता है एक दूसरे को। जब इस कांटेक्ट के थ्रू एक बॉडी से चार्जेस जो होते हैं दूसरी बॉडी में तब तक ट्रैवल करते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल के बारे में हम लोग भले ही बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे चार्जेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी नहीं है। क्या होना ज़रूरी है? पोटेंशियल सेम होना ज़रूरी है। तो तब तक चार्जेस का फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडीज़ के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये होता है मेथड ऑफ कंडक्शन। सिंपल सा एग्जांपल हम लोग इसमें ले सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। जैसे ही हम उसके कंडक्टिंग एंड पे किसी चार्ज बॉडी को टच कराते हैं तो वो चार्जेस जो होते हैं किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? गोल्ड लीफ में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके लिए चार्जिंग बाय कंडक्शन का। और दूसरा जो तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें किसी भी तरह के फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस करना क्या है, एक बॉडी आपके पास है, आपको दूसरी चार्ज बॉडी को बस उसके पास लेकर के आना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। अब इसमें होता क्या है, करना क्या होता है, इसको जैसे ही आप इसके पास लेकर के आएंगे दूसरी बॉडी के, वैसे ही इंड्यूस्ड चार्जेस यहाँ पे इस सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये ओवरऑल तो है न्यूट्रल, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पे आ जाएंगे? अपोजिट सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है। तो पॉजिटिव चार्जेस जितनी ज़्यादा दूर हो सके उतनी ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो लोग हवा में कूद करके बाहर नहीं निकल सकते, इतना भी पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब क्या करेंगे हम, इसके अगले स्टेप में इस एंड को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसको कहा जाता है अर्थिंग। ठीक है, जैसे ही आप अर्थिंग करेंगे ना इस सरफेस को, इस पार्ट को, तो ये पोर्शन जो है न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स अर्थ जो है यहाँ से ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे इस पोर्शन पे जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये ओवरऑल हो जाएगा जीरो। अब उसके बाद हम लोग अर्थिंग को क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंडक्शन का यूज करके आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। राइट, तो ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंडक्शन में क्या होता है, हमको एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराना होता है। ठीक है, इसको कनेक्ट करना होता है, तब जा करके चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं और बॉडी चार्ज होती है। बट इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से ही उसको इंड्यूस कर सकते हैं। इंडक्शन का सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में तो देखा ही होगा, छोटे बच्चों को देखा ही होगा। अगर क्लासरूम में एक बच्चा रोना स्टार्ट करता है तो उसको देखते देखते दूसरे बच्चे भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो होता नहीं कि एक बच्चा रोते रोते किसी और को मार रहा है, पीट रहा है। ठीक है, बस रोना देख करके जब आपको रोना आ जाता है, या आप लोग इमोशनल मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो उसको देख करके ही आपको क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। ठीक है, आप इमोशनल हो जाते हैं, तो एक तरह का इंडक्शन है। राइट, तो ये हो गए सिंपल एग्जांपल चार्जिंग के मेथड के बारे में। और इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे कूलॉम्स लॉ पे। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ हमको ये बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे के सामने सामने या फिर कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ये और दूसरा ये। एक पे चार्ज है सपोज Q1 कूलॉम और दूसरे पे चार्ज कितना है, Q2 कूलॉम, और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास D।
दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, d है। ठीक है, तो इन दोनों पे एक दूसरे की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो क्या होगा, इन दोनों के अमाउंट ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ज़्यादा चार्ज होंगे तो फोर्स का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स का अमाउंट जो है थोड़ा सा कम होता जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके बनता है हमारा कूलॉम्स लॉ, जिसको हम लोग कंबाइनली लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। राइट, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो जब इसको हटाएंगे इक्वल टू के साइन में चेंज करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का भी होना जरूरी है। तो F इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं K इंटू Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर। ये है आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, चार्जेस का यूनिट कूलॉम होता है, और डिस्टेंस का यूनिट SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब K का SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ऑफ K वो क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग एज स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कूलॉम्स लॉ को, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस d is directly proportional to the product of their amount of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो दो आवेश अगर आपके पास हैं तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा, स्थिर विद्युत बल होगा, वो डिपेंड करेगा उनके आवेशों के प्रोडक्ट के पे और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ। अब हम लोग के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो कूलॉम लॉ में हमारे पास जो के है ना, ये के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और, इस k को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये इसके एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आपको एक नया टर्म दिख रहा है। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है, राइट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम में अगर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तब ये फोर्स का फॉर्मूला है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमको यूज करते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर वाटर में रख देंगे आप चार्ज पार्टिकल को तो वहाँ पे कुछ और फोर्स लगेगा, क्योंकि इसकी परमिटिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। परमिटिविटी ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होंगे वो कितने अफेक्टिव होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म का हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये किसी भी मीडियम के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल वैसी चीज है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वैक्यूम के लिए, और ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना उसका होगा। ठीक है, जैसे वाटर के लिए अगर मैं कह दूं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर। ध्यान रहे एप्सिलॉन आर हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि किसी भी मीडियम के लिए हम यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम के लिए है, उसमें आप रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी मीडियम के लिए फॉर्मूला जो है रेडी हो जाएगा। ये डायमेंशनलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होती रिलेटिव परमिटिविटी की, ना ही कोई इसका डायमेंशन होता है।
ओके, तो ये है आपका कूलॉम्स लॉ। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के डेफिनेशन के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें वैक्यूम है और एक दूसरा बॉक्स है जिसमें कोई मीडियम है, ठीक है, कोई लिक्विड मीडियम आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक मीडियम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो अनदर मीडियम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं हमारे पास Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो D है। यहाँ पे भी हमारे पास वही दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का सेपरेशन भी सेम है D, ठीक। इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन और इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का लेटर का यूज़ हम लोग हमेशा वैक्यूम के लिए करते हैं, एप्सिलॉन का यूज़ हम लोग किसी अदर मीडियम के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसमें अगर मैं F1 की बात करूँ, इसमें इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो मान लेते हैं F1 है, ठीक है। अट्रैक्टिव रिपल्सिव कोई सा भी फोर्स हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बस यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। F1 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D का स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू जो होगी, दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये D का स्क्वायर, ठीक है। दोनों फोर्स को डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, F1 अपॉन F2 बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन D का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होंगे जो टर्म्स वो क्या हो जाएंगे, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ध्यान रहे, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो को कहते हैं, जिसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स पहले मीडियम में और दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में। इस फोर्सेस के रेशियो को हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। The ratio of force acting between the 2 point charges kept at a certain distance apart in air or vacuum to the force acting between the same charges in a medium at some distance is called the dielectric constant of the medium. Dielectric constant कुछ नया नहीं है, इस relative permittivity को ही कहा जाता है dielectric constant, ठीक है, जिसको कई बार K से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये वो वाला K नहीं है जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए यूज़ किया था, ये डिफरेंट K है, ठीक है, वो तो हमने एज अ कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया था, बट ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए K लेटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। खासकर हम लोग जब कैपेसिटर पढ़ेंगे ना तब हम लोग तो इसी लेटर का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ है नहीं, एप्सिलॉन आर को ही K लिखा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ के बारे में बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर फोर्सेस को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अगर चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट हो तो फोर्सेस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।